Hello everyone. So this is the part two of chapter third, history. So let's start in the earliest cities. So this is the chapter name. So let's start. From here we will understand what is the chapter and where it is going. Here it is about Sanskrit and other languages. संस्कृत जो है ना वो एक पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है. उस फैमिली को क्या बोलते हैं लैंग्वेज की? इंडो यूरोपियन. ठीक है ना. सब कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी. और कुछ एशियन लैंग्वेज जैसे पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू द दिस फैमिली से बिलोंग करते हैं. कौन सी? इंडो यूरोपियन. ओके. सो मतलब इन फैमिली में क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे ओरिजिनली हैड सम वर्ड्स इन कॉमन. क्योंकि इनमें ना वर्ड्स कुछ कॉमन में है. ठीक है ना. टेक द वर्ड्स मात्र यानी संस्कृत, माँ यानी हिंदी और एंड मदर इंग्लिश. सो इनमें कुछ वर्ड्स एम ए मदर एम इसमें कॉमन हो गया. ठीक है. Do you notice any similarities? Other languages used in subcontinents belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the तिब्बत बर्मन फैमिली. जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे सेवन सिस्टर्स हो गए, सिक्किम हो गया, असम, मेघालय, ये सब हैं. वो जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? तिब्बत बर्मन फैमिली. तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली. And the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austroasiatic family. Okay. The books we use are written and printed. हम जो बुक्स यूज़ करते हैं वो क्या है? वो रिटर्न है और प्रिंटेड है. द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन ही रीड. जो ऋग्वेद, जो अर्लीस्ट बुक जो रिटर्न की गई थी, वो ना सुनी जाती थी, रिसाइट की जाती थी. जोर से लोग पढ़ते थे उसे और लोग बैठकर सुनते थे, या ना कि उसको रीड करते थे बैठ के. ठीक है ना. इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज्ड. मतलब उसे ना पहले सिर्फ सुना जाता था. सिर्फ लोग ना मौखिक रूप से यानी कि ओरली सुनाते थे उसकी टीचिंग्स को. उस मतलब काफ़ी टाइम तक ये चीज़ चलती रही. उसके बाद उसको रिटर्न किया गया था काफ़ी सालों बाद, यानी कि सेंचुरीज़ के बाद. और उसे प्रिंट कब किया गया था? 200 साल पहले कुछ इसे प्रिंट किया गया था. हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा. तो अब ऋग्वेदा से हमें क्या नॉलेज मिलती है और मतलब हिस्टोरियन उसको कैसे स्टडी कैसे करते हैं उससे? द हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द पास्ट. एक मतलब रिच काइंड ऑफ सोर्स हो रिच सोर्स हुआ हमारे पास. क्या पास्ट को स्टडी करने के लिए वो हुआ ऋग्वेद. ठीक है ना. तो हिस्टोरियंस कौन हो गए? आर्कियोलॉजिस्ट हो गए. और इससे वो फाइंड आउट करते हैं हिस्ट्री के बारे में. बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स द एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल. मटीरियल रिमेन्स हो गए, मतलब मेटल्स हो गए और कोई भी ऑब्जेक्ट्स थे, उनके जो रिमेन्स को स्टडी करने के बाद अब वो रिटर्न सोर्सेज को भी पढ़ने लगे थे, मतलब पढ़ते थे. ठीक है. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा. अब हम देखते हैं वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते थे. सम ऑफ द हेम्स यानी श्लोक वगैरह जो थे ऋग्वेदा में आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स के रूप में लिखे गए थे. लाइक ए कोई पर्सन है, उसने ये चीज़ बोली, बी ने ये बोली, तो इस काइंड ऑफ डायलॉग के फॉर्म में ये. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सच हिम, ए डायलॉग बिटवीन ए सेग नेम विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स बीज एंड सतलज. मतलब डायलॉग चलते थे इसमें से. ठीक है. और मतलब दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस. इसमें डायलॉग के बारे में बताया गया था. किस एक तो सेक था विश्वामित्र एंड उसके टू रिवर्स, उसके बीच में क्या है? डायलॉग, वार्तालाप, वो बताया गया है उसमें. फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 पेज 2. आपको रिवर्स फाइंड करनी होगी ब्यास एंड सतलज मैप में. ठीक है. ये क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का. ये है मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेदा का. ठीक है ना. मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क हमने पढ़ा था ना. मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाती थी? बिर्च बार्क पे. वही इंस्क्रिप्शन किस पे थे? स्टोन्स पे काफ किए जाते थे. ये ना कश्मीर में मिल रहे हैं ये वाला जो है मैन्यूस्क्रिप्ट.
वो भी अबाउट 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text of the Rig Veda as well as an English translation. ठीक है, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट था वो ऋग्वेदा का, और इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी, ठीक है ना. इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे. ये पुणे में, हाँ, ये इससे प्रिजर्व कर किया गया महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है. अब ये डायलॉग के बारे में भी बताया गया है. विश्वामित्र एंड द रिवर्स, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं. डू यू वांट मी टू स्टडी दिस एंड यू विल, और विल यू स्टडी ऑन माई ऑन, लाइक थोड़ा पार्ट देख लेते हैं हम इसका स्टडी करके. विश्वामित्र वो बोलते हैं, ओ रिवर्स come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. वो बोलते हैं ओ रिवर्स कम डाउन, मतलब पहाड़ों से नीचे आओ. टू स्विफ्ट हॉर्स, तो भागते हुए घोड़ों की तरह नीचे आओ. लाइक शाइनिंग काउज, मतलब चमकती हुई गायों की तरह भाग के आओ माउंटेन से, ठीक है. यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. तो हाँ, मतलब इस बारे में यही है. द रिवर्स, फिर रिवर्स बोलती हैं, वी who are full of water move along the path the gods have made for us. हम जो फुल ऑफ वाटर हैं, रिवर्स बोलते हैं अभी कि हम जो फुल ऑफ वाटर हैं, हम ना उसी पाथ पे चलेंगे जो हम भगवान ने हमारे लिए बनाए. और वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, अगर हम जब स्टार्ट कर देते हैं बहना, तो फिर हम नहीं रुकते. वी कैन नॉट स्टॉप. वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेग, तो तुम हमें क्यों प्रे कर रही हो कि तुम इस वे से आओ, या जो भी विश्वामित्र जो है वो प्रे कर रहे हैं. तो ये उनके बीच में डायलॉग चलता है, तो आप ये स्टडी कर सकते हैं. ओके. कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन एस्पेशली सन. तो इसमें ना काफ़ी प्रेयर्स हैं ऋग्वेदा में फॉर कैटल के लिए, और या फिर सन के लिए, मतलब प्रेयर्स लिखी गई थी कि जिनको भी बच्चे यानी कि सन की प्राप्ति के लिए भी क्या है, प्रेयर्स लिखी हुई है ऋग्वेदा में. एंड हॉर्सेस के लिए भी, हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल. हॉर्सेस को ना सारथी उससे यॉक किया जाता था. हॉर्सेस के बिना वो बैटल्स में जा ही नहीं सकते थे, तो हॉर्सेस की ज़रूरत थी. विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल, और उनको मतलब यूज़ करके कैटल को कैप्चर किया जाता था, ठीक है ना. बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड. बैटल्स किस चीज़ के लिए लड़े जाते थे, लैंड, धरती के लिए जो है वो लड़ाई की जाती थी. विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर ग्रेजिंग फॉर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट ripened quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. मतलब यहाँ पे बताया गया कि मतलब धरती के लिए, और फिर किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, क्या उन्हें लैंड मिल सके, फिर वो अपनी क्रॉप उगा सकें, पास्टोर्स चरागाह के लिए उन्हें रास्ता मतलब जगह मिले, और कुछ बैटल्स ना पानी के लिए भी की जाती थी, और कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए, बंदी बनाने के लिए भी लोग मतलब लड़ाइयाँ होती थी. सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स. और जो कुछ वेल्थ थी ना, जो मिलती थी ना, वो लीडर्स जो है ना उसे रख लेते थे अपने पास. सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट, मतलब पुजारियों, कुछ जो है ना वो पुजारियों को दे दी जाती थी. एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, एंड कुछ ना वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी. सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, यानी यज्ञ होते थे पहले के टाइम पे. यज्ञ की बहुत ज़्यादा मान्यता होती थी वैदिक पीरियड के टाइम पे. कुछ यज्ञ इसलिए भी होते थे कि वो मतलब प्रे कर सके उनके घर में लड़के की प्राप्ति के लिए, जो कि आज भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है. बॉयज़ बच्चों के लिए, बच्चों में ज़्यादा प्रेवलेंट, ठीक है. तो उन्हें पुत्र प्राप्ति हो इसके लिए यज्ञ कराए जाते थे, बलिदान ऑफरिंग की जाती, भगवान को ऑफरिंग की जाती थी, सब सेक्रीफाइसेस करके, ठीक है ना. ऑफरिंग्स दी जाती थी फायर में, ठीक है. these were meant for gods and goddesses. Offerings include घी का ऑफरिंग दी जाती थी, ग्रेन की, अनाज की, एंड इन सम केसेस एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था एज अ ऑफरिंग टू गॉड एंड गॉडेसेस. सो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स. मोस्ट मैन ना वॉर में कौन, मोस्टली मैन होते थे
देयर वॉज नो कोई रेगुलर आर्मी नहीं रखी जाती थी वॉर्स के लिए, ठीक है. बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर. बट कुछ ना असेंबलीज होती थी ताकि वो डिस्कस करें वॉर के बारे में एंड पीस, शांति कैसे बनाए रखें, उसके लिए कुछ डिस्कशन होते थे. दे ऑल्सो चूज लीडर्स. उन्होंने क्या चूज़ किया था, लीडर्स को भी चूज़ किया था. हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. तो वो ये भी चूज़ करते थे कि उनका लीडर कौन होगा जो कि स्किलफुल और ब्रेव वॉरियर होगा, ठीक है. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. अब लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू. अब लोगों को कैसे जो कोई काम कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि जो आज के टाइम पे भी प्रेवलेंट है. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई पायलट है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई XYZ कुछ भी है, ठीक है. तो उसका नाम दे दिया हमने, वर्क के बेसिस पे हमने क्या है डिस्क्राइब कर दिया उस इंसान को, ठीक है ना. द लैंग्वेज दे स्पीक. अब आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो उसके बेसिस पे आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है. द प्लेस दे बिलोंग टू, या कौन से एरिया से वो बिलोंग कर रहा है तो उसके बेसिस पे आपने बोल दिया, ठीक है. देयर फैमिली, वो कौन सी फैमिली से आ रहे हैं उसके बेसिस से, ये कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं. कल्चरल प्रैक्टिसेस जो भी प्रेवलेंट है उसके बेसिस पे हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद. अब हम कुछ वर्ड्स को स्टडी करते हैं जो कि ऋग्वेद में मैंशनड है. देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ द वर्क. द priest समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण. जो पुजारी थे ना उन्हें ब्राह्मण बोला जाता था. हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास. मतलब बहुत ज़्यादा रिचुअल्स परफॉर्म जो करते थे वो थे ब्राह्मण, ठीक है. these rajas were not like the other one you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor they did collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed fathers as rajas. So हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रुप था ना, लोगों के दो ग्रुप बटे हुए थे. द प्रीस्ट यानी कि जो कई बार ब्राह्मण, जिन्हें ब्राह्मण भी बोला जाता था, जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, एंड द राजाज, ठीक है ना. सो दीज राजाज were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital. उनके पास ना तो कैपिटल होता था, ना सिटीज़, ना पैलेसेस और आर्मीज़. नॉट डिड दे कलेक्ट, ना वो टैक्स कलेक्ट करते थे. जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास. और जो सन जो होते ना वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे एज अ फादर, एज राजास, ठीक है. Read the previous sections once more and see whether you will find about what the rajas did. Two words were used to describe the people or the community as a whole. यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता था कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है. वन वाज द वर्ड जन, ठीक है, जन का यूज़ किया जाता था क्या, एंड विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी में इसके लिए फिर भी यूज़ किया जाता था जन का मतलब लोग, ठीक है ना. And the other was wish. The word wish comes from wish. You will learn about this in chapter 5. Okay. Several wish और जना. एक तो wish बोला जाता था, wish, and एक बोला था जना. ये दो टाइप ऑफ पीपल थे जिन्हें डिस्क्राइब करा जाता था कम्युनिटी में, ठीक है. Several wish और जना are mentioned by name. So we find reference to the पुरु जना और wish, the भारत जना और wish, द यदु जना और विश एंड सो ऑन. ऐसे सेवरल जो मतलब विश और जन थे उनको ऐसे नाम से मेंशन किया जाता था. पुरु जना, विश और विश जना, भारत जना और विश, ऐसे करके, ठीक है. डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड सिमिलर? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हेम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्यास. मतलब ऐसे जिन्होंने ये कंपोज किए थे हिम श्लोक वगैरह जो कंपोज किए थे ऋग्वेद के, वो अपने आप को क्या डिस्क्राइब करते थे, आर्यास. एंड देयर ओपोनेंट्स एज दास. ओपोनेंट्स को कैसे डिस्क्राइब, दास एंड दस यूज़. अपने ओपोनेंट्स को वो दास और दस यूज़ डिस्क्राइब करते हैं. दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे. एंड प्रोबेबली स्पोक, जो ना डिफरेंट लैंग्वेज स्पोक करते थे, बोलते थे, ठीक है. लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनाइन दासी came to mean
केम टू मीन स्लेव। मतलब लेटर जो दास वर्ड है ना, इसका क्या मतलब निकल के आया, दासी, ठीक है ना। केम टू मीन स्लेव, जिसका मतलब क्या था, स्लेव। स्लेव वर वुमेन एंड मैन। स्लेव कौन होते थे, स्लेव वो होते थे वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, जो जिन्हें वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, और ओनर जो भी उन्हें मतलब ओन करता था वो उनकी प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बन जाती है बेसिकली, ठीक है। ओनर जो भी चाहता था ना उनके साथ कर सकता था या उनसे कोई काम करा सकता था, तो ऐसे होते थे दास यानी स्लेव, who could make them do whatever they wanted, ठीक है। Well, the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, सबकॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था। दैट इज़ नॉर्थ एंड वेस्ट कहाँ पे होगा ये, तो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया था ऋग्वेद को, ठीक है ना। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। Silent Sentinels, the story of the megaliths. Look at the illustration on the next page. These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. Okay, these were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. मेगालिथ क्या होते थे, ब्यूरियल के लिए जो स्टोन्स वगैरह लगाते थे, मतलब दफन करने के लिए लोगों के डेड बॉडीज़ को, और मार्क साइट को मार्क कर दिया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 साल पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी एंड वाज प्रेवलेंट थ्रू द डेक्कन। ये कहाँ पे प्रेवलेंट था, मतलब फेमस कहाँ पे थी ये चीज़, मतलब वाइड स्प्रेड इन द डेक्कन, साउथ इंडिया में, ठीक है ना, इन द नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये चीज़ें प्रेवलेंट थी मेगालिथ की। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज 13 पे। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. Sometimes मतलब कुछ मेगालिथ्स ना सरफेस पे दिखती थी और बाकी कुछ जो थे ना वो अंडरग्राउंड थे। समटाइम्स मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो थे ना फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब आर्कोलॉजिस्ट को क्या दिखता था, सिंगल स्टोन दिखता था ग्राउंड पे, जो कि उसका इंडिकेशन होता था ब्यूरियल्स का, कि नीचे ब्यूरियल किया गया है, ऊपर बड़ा स्टोन लगा दिया जाता था। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। उन्होंने बहुत चीज़ें की, लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें की थी ब्यूरियल्स के लिए। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, ट्राई एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। डिगिंग पेट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, वो सारे लाइक डिगिंग, पहले खोदा जाता धरती को, फिर स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। बोल्डर्स बनाए जाते थे, जाके डेड बॉडी रखी, जैसे प्लेस स्टोन रखे जाते थे पोजीशन में, सुटेबल स्टोन को फाइंड आउट किया जाता था, शेप किया जाता था स्टोन्स को, ब्यूरिंग दबा जाता था, दफन किया जाता था। ऑल दिस ब्यूरियल्स मतलब आपको ये ना करेक्ट सीक्वेंस में नहीं, आपको सीक्वेंस में लगाना है ये, ठीक है। ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स which are called black or red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horse equipment or ornaments of stone and gold. तो इसमें ये बोला जाता है मैगलिथ में क्या था कि लोगों के साथ उन कुछ चीज़ें लाइक इजिप्ट का हमने पढ़ा कि उनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, वेपन्स नहीं, मतलब ऑर्नामेंट्स के साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। वैसे उनका ब्यूरियल सिस्टम था, तो इधर का ब्यूरियल सिस्टम ये था कि पॉट्स वगैरह रखे जा रहे थे ब्लैक एंड रेड वेयर के, और कुछ मतलब हॉर्सेस के स्केलेटन भी पाए गए हैं, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें थी। एक क्वेश्चन आता है, क्या वाज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज़? आयरन इक्विपमेंट फाउंड इन द मेगालिथ ब्यूरियल्स में आयरन फाउंड किया गया है, मतलब मिला था। Finding about social differences. Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं स्केलेटन के साथ,
वो किसके होंगे, मतलब बेसिकली ब्यूरियल सिस्टम में ये था कि उनके साथ उन लोगों की चीज़ें रख दी जाती होंगी, ये भी आर्कोलॉजिस्ट ने यही सोचा। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर, कुछ में ज़्यादा चीज़ें रखी जाती थी, कुछ में कम ब्यूरियल्स में चीज़ें रखी जा रही थी। तो फाइंड वन स्केलेटन वाज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बिट्स, एक मेंबर स्केलेटन में ना 33 गोल्ड बिट्स के साथ 2 स्टोन बिट्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. मतलब ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं, किसी ब्यूरियल में ज़्यादा चीज़ें थी, किसी ब्यूरियल में कम चीज़ें थी। तो ये शो कर रहे हैं सोशल स्टेटस का, जिसके पास ज़्यादा पैसे थे वो ज़्यादा चीज़ें ब्यूरी कर रहा था, जिसके पास कम पैसे थे वो कम चीज़ें ब्यूरी कर रहा था। तो ये डिफरेंस शो कर रहा था लोगों के स्टेटस में। सम वर रिच और सम वर पुअर, सम शेफ्स एंड अदर फॉलोवर्स। ठीक है। वर सम ब्यूरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज़, या क्या ऐसा भी होता था कि कुछ ब्यूरियल स्पॉट्स थे वो सर्टेन फैमिलीज़ के लिए थे और जो अलग स्पॉट्स थे वो अलग फैमिली के लिए थे। तो लेट अस फाइंड आउट। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कुछ मेगालिथ्स में ये होता था कि उसमें ना मोर देन वन, एक से ज़्यादा स्केलेटन को ब्यूरी किया जाता था। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली ब्यूरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मान लो एक फैमिली का एक ब्यूरियल स्पॉट है, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को वो कर दिया गया, फिर उसके बाद मान लो किसी और पर्सन की अगर डेथ हो रही है तो उस सेम मेगालिथ में उनको दफना दिया जाता था साथ में। द बॉडीज़ ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल बनाए जाते थे, उसके थ्रू ग्रेव में उन्हें दफना दिया जाता है उनके साथ ही। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट, उनके ऊपर बोल्डर्स यानी कुछ स्टोन सर्कल्स रख दिए जाते थे जो कि साइन पोस्ट की तरह काम कर सकते थे, ताकि ना लोगों को पता रहे कि यहाँ पे ब्यूरियल साइट है। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांटेड, और जब उनका मन करे वो उस सेम प्लेस पर आ सके। ए स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। So let us study about this. Find Inamgaon on map 2 को आपको देखना है पेज 13 पे. It is a site on the river Ghaud, a tributary of the Bhim. उसे ऑक्यूपाई किया गया था 3600 से 27 सालों के बीच में, ठीक है ना। हेयर अडल्ट वर जनरली ब्यूरिड ऑन द ग्राउंड, अडल्ट को ना ग्राउंड में ब्यूरी किया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, हेड को नॉर्थ की तरफ स्ट्रेट ब्यूरियल्स वर विद, और कुछ ब्यूरियल्स ना हाउसेज में कर दिए जाते थे। दैट इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। Vessels that probably contain food and water were placed with the dead. कुछ वेसल्स रख देते थे, फूड भी वाटर भी डेड के साथ रखते जाते थे। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house. मतलब क्ले जार में ना कोर्टयार्ड के बीच में एक मैन को ब्यूरी किया गया था, और जो कि सबसे बड़ा हाउस था, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस था साइड का। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, खाना मतलब ग्रेनरी यानी स्टोर हाउस होता था ग्रेन का। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और बॉडी को ना क्रॉस लेग्ड पोजिशन में दफनाया गया था। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ ए चीफ? क्रॉस लेग में बेसिकली ऐसे जिसके हाथ में पावर होगी वो ही बैठता क्रॉस लेग में। तो क्या ये इंडिकेशन था कि वो जो बॉडी थी वो एक चीफ मेंबर की थी? So what do you think? Let me know in the comment section. What skeleton studies tell us? तो हम ये skeleton के बारे में क्यों पढ़े? What मतलब ये क्या चीज़ हमें इंडिकेट करती है? तो let us study this कि हमें skeleton से क्या knowledge मिल रही थी. It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. मतलब ये easy था कि skeleton small size का बनाना, ठीक है। However, there are no major differences in the bodies of a girl or a boy. मतलब हमें ना स्केलेटन का बच्चे का तो पता लग जा रहा था कि ये बच्चे की स्केलेटन है, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ था। बट अगर अब कोई लड़का है या लड़की है तो उसमें कोई मेजर डिफरेंस तो होता नहीं था, तो उसका कैसे पता लगता था? कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वाज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमेन? तो हमें ये कैसे पता लगता था कि ये मैन का स्केलेटन है, ये वुमेन का स्केलेटन है, क्योंकि उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता था।
तो समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन, तो उस चीज़ के बेसिस पे डिफाइन मतलब डिस्क्राइब करते थे कि डिसाइड करते थे। मान लो वुमेन, अगर वुमेन की डेड बॉडी होगी तो उसके कुछ वुमेन की डेड बॉडी होगी तो बैंगल्स होंगे, कुछ क्लोथ्स ऐसे होंगे या XYZ चीज़ होगी। वही मैन का होगा तो उसके कुछ अलग ज्वेलरी होगी। फॉर इंस्टांस हम पढ़ के देखते हैं, फिर skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman, that is the same thing I told you. However, there are problems with this, often men also are, हाँ तो ज्वेलरी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऑफन ये था कि वुमेन भी क्या पता वो पहन रहे हों ऑर्नामेंट्स। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट, तो हम कैसे फिगर आउट करते थे कि जो स्केलेटन था उसका सेक्स क्या था, बॉडी है मतलब मेल था या फीमेल था, तो हम उसका कैसे पता लगते थे, बोन स्ट्रक्चर को देखा जाता था। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ द वुमेन इज़ जनरली लार्जेस्ट टू अनेबल चाइल्ड बियरिंग। वुमेन का जो हिप एरिया होता है, पेल्विक एरिया, तो वो जनरली लार्जर होता है क्योंकि चाइल्ड बियरिंग उन्हें करना होता है, ठीक है। दीज 10 सेक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। तो ये डिस्टिंक्शन किस पे, मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के बेस पे ऐसा बोला गया। अबाउट 2000 ईयर्स ago, 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नॉन एज द चरक संहिता। चरक ने बुक लिखी थी, चरक मॉडर्न फेमस फिजिशियन थे, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी वाज हैज़ 360 बोन्स, उन्होंने स्टेट किया था 360 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। दिस इज़ मच लार्जर number than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy. Charak arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. तो उन्होंने सब चीज़ें काउंट कर दी थी, तो उस इस कंक्लूजन पे वो पहुंचे थे। Occupation in Inamgaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. तो आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सीड्स मिले हैं हर in all these crops. Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food. तो इसमें क्या क्या है, बोन नंबर ऑफ मतलब एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, कट मार्क्स ये शो करते हैं कि उन्हें ना एज ए फूड यूज़ किया गया है। दे कैटल्स, बफेलो, गोट, शिप, पिग, संभार, स्पॉटेड डियर, बक, बेसाइड्स कैटफिश। उसके बाद क्या है, देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वर उस मतलब का ऐसे उनका ऑक्यूपेशन में ये भी था कि उनको कलेक्ट किया जाता था, एनिमल रियरिंग होती थी, कुछ मतलब फार्मिंग में भी इंक्लूडेड थे। Elsewhere you have to learn about elsewhere on your own. Thank you for watching this video.